फ्रेंड्स, मैं विष्णु शर्मा फिर एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ संविधान के भाग 2 के बारे में। ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें संविधान के भागों के वीडियो आ रहे हैं। इसमें ये सेकंड वीडियो है, इसमें संविधान के भाग 2, जिसमें कहीं ना कहीं नागरिकता का उल्लेख किया गया है, सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में वीडियो है। आर्टिकल 5 से 11 की बात करें तो उसमें नागरिकता के बारे में दे रखी है। ये बात द्वितीय भाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। जो हमारे भारत में एकल हम भारतीय हैं, सिर्फ हमें ऐसा आता है कि मैं भारतीय हूँ या हम भारतीय हैं, वो एक ही नागरिकता शो करता है कि ये भारत का नागरिक है। तो यह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इंग्लैंड में भी कहीं ना कहीं एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका जैसे देश में वहां पर भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसे अन्य देश भी हैं। यदि हम बात करें, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं जो केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है, जो भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। ऐसे कुछ अनुच्छेद बताता हूं मैं आपको। अनुच्छेद बात करें 15, 16, 19, 29, 30। अब बात करें इसके अंतर्गत क्या आता है। आर्टिकल 15 से बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 बेसिस दे रखे हैं जिन पर विभेदन, मतलब जिसके आधार पर कहीं ना कहीं विभेद नहीं होना चाहिए, मतलब नागरिकों में असमानता नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल 15 में दे रखा है। आर्टिकल 16 की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या नियोजन कोई भी व्यवस्था होती है तो इसमें असमानता नहीं होनी चाहिए, इसके अवसर की समानता के बारे में बता रखा है। यदि आर्टिकल 19 की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें कुछ स्वतंत्रता दे रखी है जिन्हें मौलिक स्वतंत्रताएं कहते हैं। वो आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता या कोई शांतिपूर्ण सभा करना या कोई गठित करने की स्वतंत्रता, ये इसके बारे में बता रखा है। 2930 की बारे शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 2930 के अंतर्गत दे रखे हैं। यदि हम आगे बात करें, कुछ ऐसे पद भी भारत की राज्य व्यवस्था में व्यवस्थित किए गए हैं जिन पर कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों का ही अधिकार है। ऐसे पद हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो भारत का नागरिक होगा। इनकी यदि हम योग्यताएं की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं संविधान में ये उल्लेख किया गया है यह भारत के नागरिक होने चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या राज्यपाल, महान्यायवादी या महाधिवक्ता। यदि आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा में जो मतदान होते हैं उनमें केवल सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट अपना दे सकता है, ये बताया गया है। आर्टिकल 84 की बात करें तो इसमें संसद सदस्य के लिए भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य बताया गया है कि सिर्फ संसद सदस्य बनेगा वो भारतीय नागरिक होगा। ये आर्टिकल 191 की बात करें तो विधानसभा सदस्य के लिए भारतीय नागरिकता, हम भी जानते हैं संसद में आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसका सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए और विधानसभा सदस्य के लिए भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। यदि हम लोकसभा और विधानसभा में जो मतदान होता है उसमें भारतीय नागरिक ही वोट करेगा। यदि आगे बात करें 26 नवंबर 1949, जो हमारा जो जिस दिन संविधान लागू होता है, पूर्णतः लागू नहीं हुआ पर इस दिन कुछ आर्टिकल्स अप्लाई हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल 5 से 9 लागू हो जाते हैं। यदि हम बात करें मूल संविधान में, केवल इसमें विधि निर्धारित की गई कि जब हमारा संविधान लागू हो रहा है उस समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या कौन नहीं होगा, वह सिर्फ मूल संविधान में बताया गया है। उसमें उस टाइम ये उल्लेख नहीं किया गया कि किस आधार पर हम इसको निरसन करेंगे, इसकी नागरिकता का या अर्जन करेंगे, जो भी त्याग या जो भी अर्जन करना होता है वह किस आधार पर होगा। ये कहीं ना कहीं हमारे 1955 में जो कुछ भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ उसमें इस बात का उल्लेख किया गया या उसके द्वारा विधि बताई गई थी। अब बात करते हैं इन आर्टिकल्स में क्या दे रखा है। यदि 5 से 11 में नागरिकता है तो आर्टिकल 5 से 11 के अंतर्गत क्या क्या दे रखा है। यदि आर्टिकल 5 की बात करूं तो इसमें जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता किस आधार पर रही थी वो बताया गया है। अब इसके अंतर्गत बताया गया है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म हुआ हो, जिसका जन्म 26 जनवरी या 1950 या उसके बाद हुआ हो, तो वह निम्न 3 शर्तों पर एक निम्न में से 3 शर्त दे रखी है। इन तीनों शर्तों में से वह किसी एक शर्त को भी पालन कर रहा हो, क्या तो वो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद उसका जन्म हुआ हो, साथ में 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो। ये 3 शर्तें कुछ इस प्रकार है। पहला, भारत में अधिवासित या जन्म, भारत में अधिवासित रहा हो या जन्म हुआ हो, उसके आधार पर यदि ये शर्त पूरी करता हो तो भारत का नागरिक होगा। सेकंड शर्त बताया, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, इस आधार पर मिल जाती है। या संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, इस आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, इस आधार पर कहीं ना कहीं 1986 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसी आधार पर इसमें जोड़ा गया था, उसी आधार पर इसको नागरिकता मिलती है। ये बी पॉइंट। हाँ, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 की बात करें तो पाकिस्तान से जो भारत को आने वाले व्यक्ति हैं
उस समय हम भी जानते हैं भारत विभाजन हुआ था, उस टाइम जो पाकिस्तान से भारत में आने वाले कुछ व्यक्ति थे या जो नागरिक थे, उनको किस आधार पर नागरिकता दी गई, वो देखते हैं। इसमें कुछ दो पहलू बता रखे हैं, यदि किसी एक का भी पालन करता हो तो उस आधार पर उसको मिल जाती है। माता या पिता दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा हो, माता पिता या दादा दादी दोनों में से या दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्मा हो जिस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ हो। बात करें 19 जुलाई 1948 से पहले आव्रजन हुआ हो, मतलब 19 जुलाई 1948 से यदि पहले पहले भारत में आ गया हो तो उसको मामूली तौर पर मिल जाती है। यदि वह उसके बाद आता है तो उसका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण द्वारा उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। यदि आर्टिकल 7 की बात करें तो पाकिस्तान को आव्रजन करने पर नागरिकता, मतलब कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान पर चला जाता है तो उसकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, वो आर्टिकल 7 में है। यदि बात करें यदि व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को आवर्जन कर गया हो, यदि व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात यदि भारत को से पाकिस्तान को आवर्जन कर गया हो तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, परंतु इसमें कुछ एक बात भी कही गई है, परंतु वह किसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया हो, कोई भी अनुज्ञा हो जाए उसके दिन वह भारत लौट आया हो, तो वह 19 जुलाई 1948 के बाद वाली कंडीशन जिसमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन द्वारा हमें नागरिकता प्राप्त होती है उसके आधार पर समझा जाएगा और उसको नागरिक बनने का अधिकार होगा। यदि आर्टिकल 8 की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ उद्भव के बारे में बता रखा है। यदि भारत में कोई व्यक्ति जन्मा हो परंतु भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, कि जैसे हमने विदेश एम्बेसडर्स होते हैं उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होती है पर वो भारत के बाहर रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आर्टिकल 8 के अंतर्गत नागरिकता का उनका उल्लेख किया गया है। जो कुछ इन भारतीय उद्भव के कारण कुछ व्यक्तियों को जो भारत में जन्मा हो परंतु भारत में बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों के बारे में आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 9 की बात करें तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना। यदि कोई भारत का नागरिक है और वह विदेश की नागरिकता खुद के मन से या खुद की इच्छा से अर्जित कर लेता है तो उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, या किस आधार पर समझा जाएगा उसी कंडीशन कहीं ना कहीं आर्टिकल 9 में दे रखी है। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ 16 ऐसे देश हैं जिन पर कहीं ना कहीं भारत उन दोनों के बीच में एक ऐसी शिक्षा के संबंधी या निर्वासन से संबंधित कुछ ऐसी शर्तें हो रखी है कि उसको भारत का नागरिक समझा जाता है। यदि आर्टिकल 10 की बात करें तो नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। यदि आर्टिकल 10 में बताया गया है किस किस कंडीशन में भारत का नागरिक यदि बाहर भी चला जाता है तो किस किस कंडीशन में भारत का नागरिक ही रहेगा। यदि आर्टिकल 11 की बात करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यह आर्टिकल ये बताता है कि नागरिकताओं के बारे में कौन इसमें अमेंडमेंट करता है या किसको इसकी शक्ति प्राप्त है नागरिकता में कोई भी अमेंडमेंट करने की या इससे रिलेटेड कोई भी प्रावधान करने की। तो इसमें बताया गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। मतलब ये पावर संसद को दी गई है, नागरिकता के अंदर जो भी अमेंडमेंट होगा चेंज होगा वह पावर कहीं ना कहीं संसद को दी गई है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यदि मैं आगे बात करूं भारत नागरिकता का अर्जन, अब बात करते हैं यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अर्जन करता है तो किस किस आधार पर कर सकता है। ऐसे कुछ पांच आधार दिखे। पहले आधार की बात करें यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, भारत में जन्म उसका यदि 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो तो किस उसको भारतीय नागरिकता का अर्जन होगा। यदि सेकंड बात करें देशीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति, यदि कोई विदेश में रहने वाला व्यक्ति है और भारत की नागरिकता मतलब देशीकरण करना चाहता है और भारत की नागरिकता अर्जित करना चाहता है तो उसमें देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, यदि कोई भारत में बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता माता या भारत का नागरिक होगा, माता पिता या माता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। देखो पहला सिर्फ पिता के आधार पर थी। यदि हम 10 दिसंबर 1992 से पहले की बात करें तो ये केवल सिर्फ पिता के आधार पर नागरिकता मिलती थी, परंतु 10 दिसंबर 1992 में संशोधन के द्वारा माता शब्द भी इसमें जोड़ लिया गया और केवल माता के आधार पर भी नागरिकता देने का प्रावधान किया है कि किस किस के द्वारा नागरिकता को किसी भी नागरिकता छीनी जा सकती है या उसका परित्याग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वह परित्याग कर दे तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। यह कहीं ना कहीं नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताया गया। पर्यावसन खुद त्याग देना या किसी भी गलती के कारण उसकी नागरिकता छीन लेना ये पर्यावसन के अंतर्गत आता है। वंचित किया जाना, यदि कोई देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करता है कोई विदेशी व्यक्ति और उसके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में या कुछ भी ना कुछ फॉल्ट मिलती है तो उसको वंचित किया जाता है भारत की नागरिकता से। अब थोड़ा सा हम ओवरसीज नागरिकता व दोहरी नागरिकता की बात कर लेते हैं। इसमें कहीं ना कहीं भारत जैसे महान देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता से यहाँ तात्पर्य कुछ 16 ऐसे देश बताए गए हैं जिनमें जिनमें और भारत में कहीं ना कहीं एक संधि हो रखी है जिसके तहत वे कहीं ना कहीं भारत में पढ़ने लिखने या कोई यहाँ रहने व्यवसाय करने
इत्यादि संबंध को दोहरी नागरिकता प्राप्त हो मिल जाती है। ओवरसीज नागरिकता का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दो देशों के मध्य संबंध में मजबूती मिलती है। हम बात करें, हाँ, कुछ करंट के 2-3 टॉपिक्स हैं। ये सीएबी बिल 2019, यह बहुत ही भारत में विवादास्पद रहा। अपन कोरोना जैसी महामारी ने इसको कहीं ना कहीं पीछे रख दिया, इस विवाद को ही पीछे रख दिया, नहीं तो ये विवाद जनवरी के माह में कहीं ना कहीं उग्र पर था। यदि बात करें सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 की बात करें तो यह पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में घुसे कुछ घुसपैठियों के बारे में प्रावधान किया गया है। ये थोड़े 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो भी आया, क्योंकि 5 साल का प्रावधान किया गया है, मतलब 31 दिसंबर 2019 से 14 के बीच में 5 साल है, 5 साल की रिक्वायरमेंट की गई है को नागरिकता होना। देखते हैं, ये 6 धर्म दिए गए हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये कुछ गैर मुस्लिम है, इन्हीं के लिए कुछ प्रावधान किया गया है। और मुस्लिम जो सबूतों के आधार पर उनको भारत का नागरिकता मिलेगी वो कुछ बताया गया है। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआरसी एम एनपीआर, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इस ये पॉपुलेशन रजिस्टर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, इसमें कोई प्रावधान नहीं। यदि आप भारत में निवास कर रहे हो, नागरिकता से कोई प्रावधान नहीं, भारत में निवास कर रहे हो और जनसंख्या काउंटिंग में आते हो तो आप एनपीआर के रजिस्टर में शामिल हो जाओगे। ये नॉर्मली तरीके से हर किसी को शामिल कर दिया गया है। यदि मैं एनआरसी की बात करूँ तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसी के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं राशन कार्ड के अलावा कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं, जिसके आधार पर ये एनआरसी लागू होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विजिट अगेन।